हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। जैसा कि 65वां बीपीएससी मेंस एग्जाम का डेट बढ़ जाने से और इंटर बीपीएससी 64वां का रिजल्ट आने से थोड़ा ढीला पड़ गया है। स्टूडेंट भी रिलैक्स हो गए हैं, लेकिन मैं समझता हूं आपको जो 65वां सीरियसली दे रहे हैं उनको काफ़ी संजीदगी से तैयारी करना चाहिए। क्योंकि 65वां मेंस और 64वां इंटरव्यू दोनों अलग अलग चीज़ है। 64वां इंटरव्यू जो क्वालिफाई करेंगे उनको पद मिलने वाला है, और 65वां जो मेंस लिखेंगे फिर उनको इंटरव्यू देना होगा। अभी लंबी प्रक्रिया है, इसलिए इवन जो वो स्टूडेंट जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं और मेंस भी दे रहे हैं उनको भी मैं सचेत करना चाहूँगा कि बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाएं। दोनों के लिए समय दें, पूरा रिलैक्स मत हो जाए कि 64वां हो गया इसका मतलब जॉब मिल गया है। मैं करीब 25 साल से इसी चीज को देख रहा हूँ। सफलता विफलता को बस पल में बदलते बिगड़ते देखता हूँ। इसलिए आपको चाहिए बहुत संजीदगी से तैयारी करना, प्रेगमेटिक होकर तैयारी करना। जब तक नौकरी हाथ में ना आ जाए तब तक प्रयास करते रहना है। ठीक है, तो आज मैं 65वां मेंस के लिए जो पिछले दिनों एक्सपेक्टेड टॉपिक आइडेंटिफाई किया था उसे मैं क्वेश्चंस आंसर का फॉर्मेट पर टॉपिक करवा रहा था। तो उसे मैं आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 2 टॉपिक वर्क रह गया था उसको कर दे। वर्चुअली समन्वय करना था। एक दफा बीपीएससी में समन्वय पर क्वेश्चन आया है, पर्यवेक्षण पर एक दफा भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैं चाहता हूँ समन्वय पर्यवेक्षण दोनों को आज टेकअप कर दूं। और एक और रह जाएगा विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन, जो पिछले साल भी आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन आया था विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन पर। तो क्वेश्चन रिपीट भी होता है, इसलिए मैं बोलूँगा आपको पूरा ढंग से तैयारी करने के लिए थोड़ा सा भी रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। तो आज हमारा टॉपिक है पहले तो समन्वय करूंगा और फिर पर्यवेक्षण करूंगा। आप समझ लो दोनों को मिलाकर मेरे को 500 वर्ड में करना है, और मेरे पास समय आधा घंटा है। समझ तो आधा घंटा में या 35 मिनट है, आप देख लो ना। 6 क्वेश्चन आपको टेकअप करना है और 3 घंटा समय रहता है, तो आपको एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलता है? आधा घंटा मिलता है कि नहीं। और फिर उसका प्लानिंग भी करना है, 2-3 मिनट उसमें भी निकल जाता है। तो फिर आपके पास 27-28 मिनट ही रहता है, 27 मिनट 26 मिनट रहता है, और उसी में आपको 500 वर्ड लिखना करीब, तो 500 कम से कम 500 वर्ड, यानी कि आप समझ लो कि मतलब आप कितना बेहतर ढंग से वर्कआउट करते। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 1 मिनट में आपको करीब 20 वर्ड लिखना होगा। समझ रहे हैं? तो काफी ढंग से तैयारी करेंगे तभी सफलता कदम चूमती है। इसलिए मैं बोलूंगा मेहनत करें, रिलैक्स ना हो, वक्त के तकाजा को समझे और 65वां में उस पर लग जाए। तो आप जैसे देख लो, मैं उसको क्वेश्चन के फ्रेम पर वर्कआउट कर दे रहा हूँ। जैसे एक दफा बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, जैसे आप इस तरह ले लो, जैसे डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कह सकते हो सुपरविजन। ठीक है ना, मतलब समन्वय और पर्यवेक्षण अवधारणा को विवेचना करें। समन्वय और पर्यवेक्षण अवधारणा का विवेचना करें। अगर हमारा यही क्वेश्चन आ गया तो इसको आप कैसे वर्कआउट करोगे, उसी पर हम लोग यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। समन्वय और पर्यवेक्षण, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि पर्यवेक्षण अभी तक एक दफा आया भी नहीं ना, इसलिए थोड़ा अटपटा सा लग रहा है कि भले मतलब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि आदमी को मतलब हर चीज को देख लेना चाहिए। अगर मान लिया खुदा न खास्ता क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर आप इस स्थिति में हो कि आप आंसर लिख सको। समन्वय पर तो आया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और समन्वय एक ऐसा टॉपिक है जिसको चाहो जहाँ चाहो वहीं इस्तेमाल कर। देखो मैं पीछे जो ग्राफ बनाया हूँ उसमें मैंने आपको पॉइंट आउट किया हूँ कि किस तरह से देखो समन्वय सब में समाहित है। समझ रहे, चाहे आप आदेश की एकता बोलो, चाहे नियंत्रण विस्तार बोलो, चाहे आप पद सोपान बोलो, सब में समझ रहे समन्वय समाहित है। और सब में समन्वय को संगठन का पहला सिद्धांत कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय को गवाए, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा है समन्वय और पर्यवेक्षण का सिद्धांत। ठीक है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो स्टार्ट करो। देखो समन्वय
और पर्यवेक्षण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत 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 और पर्यवेक्षण का सिद्धांत, आधुनिक लोक प्रशासन के, आधुनिक लोक प्रशासन के, आधुनिक लोक प्रशासन का या आधुनिक लोक प्रशासन का या आधुनिक लोक प्रशासन के ठीक रहेगा, आधुनिक लोक प्रशासन के विज्ञान के, आधुनिक लोक प्रशासन के विज्ञान के महत्वपूर्ण घटक है, आधुनिक लोक प्रशासन के विज्ञान के महत्वपूर्ण घटक है, आधुनिक लोक प्रशासन के विज्ञान के महत्वपूर्ण घटक है। जैसे 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 लोक प्रशासन के आकार, लोक प्रशासन के आकार, लोक प्रशासन के आकार, भूमिका और जटिलता में, लोक प्रशासन के आकार, भूमिका और जटिलता में वृद्धि होता गया है। जैसे जैसे लोक प्रशासन के आकार, भूमिका और जटिलताओं में वृद्धि होता गया है, वैसे वैसे समन्वय और पर्यवेक्षण का महत्व, समन्वय और पर्यवेक्षण का महत्व बढ़ता गया है, वैसे वैसे समन्वय और पर्यवेक्षण का महत्व बढ़ता गया है। समन्वय और पर्यवेक्षण का महत्व बढ़ता गया है। ठीक है, देरीनों का समन्वय और पर्यवेक्षण के महत्व का, समन्वय और पर्यवेक्षण का आवश्यकता का लिख सकते हो, समन्वय और पर्यवेक्षण की आवश्यकता का उपेक्षा करने की आज कोई भी साहस नहीं कर सकता, आज कोई भी दुस्साहस नहीं कर सकता, आज कोई भी दुस्साहस नहीं कर सकता। क्या कहने का मतलब हुआ, आज कोऑर्डिनेशन का और सुपरविजन का कितना इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है कि कोई भी बोल नहीं सकता है कि आज कोऑर्डिनेशन का महत्व नहीं है या फिर पर्यवेक्षण का महत्व नहीं है। समझ रहे हैं, आज देखो जिधर देखो तो भूमिका कार्य इतना जटिल होता जा रहा है, तालमेल बहुत जरूरी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आज समन्वय का और पर्यवेक्षण के महत्व को अनदेखा करने का दुस्साहस कर सकता है। आज देखते हो छोटा छोटा कार्य में भी बहुत ज्यादा सुपरविजन की जरूरत होती है। समझ रहे हैं क्या कि अगर आप चाहते हो कार्य परफेक्शन हो तो सुपरविजन बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसी प्रकार अगर आप चाहते हो जटिल लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित हो तो समन्वय बहुत जरूरी है। तो हम लोग पैराग्राफ चेंज कर देंगे और पहले समन्वय के बारे में बतलाएंगे, फिर पर्यवेक्षण के बारे में बतलाएंगे, फिर कंक्लूड कर देंगे। ठीक है ना? तो चूंकि अभी तो दोनों को एक साथ इंट्रोड्यूस किया, दोनों का अर्थ बतलाया, दोनों का मतलब जस्ट परिचय दिया, और अब शुरुआत करते। तो टॉपिक शुरू करो, पर्यवेक्षण, समन्वय। ठीक है, समन्वय मुने के विचार में, समन्वय मुने MOONEY मुने के विचार में, समन्वय मुने के विचार में संगठन का पहला सिद्धांत है। समन्वय मुने के विचार में संगठन का पहला सिद्धांत है। समन्वय मुने के विचार में संगठन का पहला सिद्धांत है, और बाकी सभी सिद्धांत
बाकी सभी सिद्धांत इसी में समाहित है, इसी में समाहित और इसके अधीनस्थ है, इसी में समाहित और इसके अधीनस्थ है, और उन्हीं के माध्यम से यह कार्य करता है, और उन्हीं के माध्यम से यह कार्य करता है। यानी हम पद सोपान बोले, वह भी समन्वय सुनिश्चित कर रहा है। हम आदेश की एकता बोले, वह भी समन्वय सुनिश्चित कर रहा है। केंद्रीकरण बोले, वो भी समन्वय सुनिश्चित कर रहा है। विकेंद्रीकरण बोले, वो भी समन्वय सुनिश्चित। डायग्राम बना देना क्लास में, ठीक है ना। तो क्या बतलाओगे कि समन्वय, उन्हें क्या बोला, संगठन का पहला सिद्धांत है, और जितने बाकी सिद्धांत हुए वे सब क्या है, इसी में समाहित है, इसके अधीनस्थ है, और इन्हीं के माध्यम से क्या करता है, काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखो, प्राय सहयोग और समन्वय समानार्थक प्रयुक्त होते हैं। प्राय सहयोग और समन्वय समानार्थक प्रयुक्त होते हैं। प्राय सहयोग और समन्वय समानार्थक प्रयुक्त होते हैं, परंतु दोनों में महत्वपूर्ण फर्क है। दोनों में महत्वपूर्ण फर्क है, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। प्रत्येक सहयोग, लिखो, प्रत्येक सहयोग समन्वय नहीं होता। प्रत्येक सहयोग समन्वय नहीं होता, परंतु प्रत्येक सहयोग समन्वय नहीं होता, परंतु प्रत्येक समन्वय सहयोग होता है। परंतु प्रत्येक समन्वय सहयोग अवश्य होता है। परंतु प्रत्येक समन्वय सहयोग अवश्य होता है। सरल शब्दों में समन्वय सहयोग और समकालिकता के योग को कहते हैं। 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 ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अर्थात समकालिकतापूर्ण सहयोग ही समन्वय है। समकालिकतापूर्ण सहयोग समन्वय कहलाता है। समकालिकता का मतलब क्या होता है, सब एक समय होना चाहिए। जब एक समय सहयोग हो और सब एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करे, तभी उसको समन्वय कहते हैं। समकालिकतापूर्ण सहयोग को समन्वय कहते हैं, या समकालिकतापूर्ण सहयोग समन्वय होता है। देखिए, सहयोग, समन्वय तकनीकी अर्थों में, समन्वय तकनीकी अर्थों में 3 शब्दों से बना है, या 3 घटकों से बना है। समन्वय तकनीकी शब्दों में क्या बना है, 3 तत्वों से बना है। पहला लिखो संतुलन, दूसरा एकीकरण, या ठीक है एकीकरण, तीसरा लिखो समयबद्धता। संतुलन को अंग्रेजी में लिखना तो लिखो बैलेंसिंग, एकीकरण को अंग्रेजी में लिखो इंटीग्रेटिंग, और समयबद्धता को अंग्रेजी में लिखो टाइमिंग। यानी तीनों चीज मिलेंगे तभी समन्वय बनेगा। संतुलन, एकीकरण और समयबद्धता। देखिए, संतुलन का अर्थ होता है, देखो संतुलन का अर्थ होता है एक का दूसरे को सहयोग देने, एक का दूसरे को
सहयोग देने या एक का दूसरे को सहयोग देने या समझ रहे हैं, एक का दूसरे को सहयोग देने या समझ रहे हैं, निरस्त करने के लिए उपलब्ध रहना। एक का दूसरे को सहयोग देने या निरस्त करने के लिए क्या होना चाहिए? उपलब्ध रहना, या प्रति संतुलन करने के लिए, मतलब एक को दूसरे को सहयोग देने या प्रति सहयोग देने के लिए क्या होना चाहिए? उपस्थित रहना। ऐसे देखते हो, अगर कोई लड़की को देखते हो कि रस्सी पर चलते रहती है, देखते हो रोड चौराहे पर हमेशा होते रहता है, वो क्या है? दोनों तरफ संतुलन बनाए रखता है, तो इस वो रस्सी पर चल पाती है। क्लियर है? एक दूसरे को सहयोग कर रहा है वो। क्लियर है? जहां गड़बड़ा सीधे नीचे मुंह के बल गिर जाएगा। ठीक है। एकीकरण का अर्थ होता है, लिखो, एकीकरण यानी इंटीग्रेटिंग का अर्थ होता है, एकीकरण का अर्थ होता है सभी घटकों का एक साथ काम करना, सभी घटकों का एक साथ काम करना। जबकि समयबद्धता का अर्थ होता है, जबकि समयबद्धता का अर्थ होता है समयबद्धता का अर्थ होता है सभी घटकों का एक ही समय कार्य करना। उसमें तो एक साथ काम करना, इसमें एक ही समय काम करना, एक ही समय काम करना, ताकि सभी एक दूसरे को सहयोग दे सके, ताकि सभी एक दूसरे को सहयोग दे सके। एक डायग्राम बना सकते हो और बतलाना, राउंड उसमें तीनों घटक बतला देना कि तीनों घटक यानी टाइमिंग, इंटीग्रेटिंग एंड बैलेंसिंग, ये तीनों मिलकर समन्वय बनाते हैं। समझ रहे हैं? तो संतुलन होना चाहिए, इंटीग्रेटिंग होना चाहिए और टाइमिंग होना चाहिए। जैसे देखते हो ना, कभी कभी आप मैकेनिक के पास जाते हो गाड़ी बनाने के लिए, बोलता है आपका गाड़ी का टाइमिंग खराब हो गया, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो मशीन से एडजस्ट कर देता है। आरपीएम चेक करता है, रोटेशन पर मिनट कितना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी घटक, जैसे देखते हो ना, कोई सी बॉल पर चौका लगता है, छक्का लगता है, क्यों? जिसमें बॉल फेंक रहा होता है और जिसमें बैट चला रहा हो, दोनों का टाइमिंग हम सेट कर जाता है, एकदम एकदम साथ स्ट्राइक करता है, जैसे सीधे चौका और छक्का जाता है। टाइमिंग गड़बड़ा गया तो आउट हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? एक डायग्राम और बना सकते हैं। समन्वय जो है, मैंने क्या बोला है, सभी में समाहित है, यानी नियंत्रण विस्तार ले लो, आदेश की एकता ले लो, केंद्रीकरण ले लो, विकेंद्रीकरण ले लो, पद सोपान ले लो, जितने चीजें सब क्या कर रहा है? अल्टीमेटली समन्वय को सुनिश्चित कर रहा है। तो जैसे वो डायग्राम बना सकते हो, ये डायग्राम भी ठीक है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। देखिए, समन्वय को विभिन्न विचारकों ने कई अर्थों में परिभाषित किया है। समन्वय को विभिन्न विचारकों ने कई अर्थों में परिभाषित किया है। समन्वय को विभिन्न विचारकों ने कई अर्थों में परिभाषित किया है, या अलग अलग अर्थों में परिभाषित, ज्यादा अच्छा होगा, अलग अलग अर्थों में परिभाषित किया। समन्वय को विभिन्न विचारकों ने अलग अलग अर्थों में परिभाषित किया। ज्यादा नहीं, एक या दो डेफिनेशन आप दे सकते हो, क्या है कि समझ रहे हैं, फिर गड़बड़ हो जाता है। लिखिए, सबसे पहले आप लिख लो चार्ल्सवर्थ का डेफिनेशन लिख दो। तो चार्ल्सवर्थ के शब्दों में समन्वय किसी उपक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति में,
किसी उपक्रम के उद्देश्य के प्राप्ति में विभिन्न घटकों का एक संपूर्ण व्यवस्था में एकीकरण को कहा जाता है। संपूर्ण व्यवस्था में एकीकरण को कहा जाता है। संपूर्ण व्यवस्था में एकीकरण को कहा जाता है। तो एक और देख लो, सेकलर हडसन के शब्दों में समन्वय कार्य के विभिन्न भागों के अंतर संबद्धता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। कार्य के विभिन्न भागों का अंतर संबद्धता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार। पैराग्राफ चेंज के लिखो। देखिए, समन्वय इस प्रकार समन्वय एक अपना डिफिनेशन भी होना चाहिए ना। इस प्रकार समन्वय संगठन में विभिन्न घटकों के बीच तालमेल को कहा जाता है। विभिन्न घटकों के बीच तालमेल अथवा संयोजन को कहा जाता है। तालमेल अथवा संयोजन को कहा जाता है, जिसमें सभी अपने हिस्से का काम संपन्न करके, संगठन के लक्ष्य के प्राप्ति में सहयोग देते हैं। संगठन के लक्ष्य के प्राप्ति में क्या करते हैं? सहयोग देते हैं। संगठन के लक्ष्य के प्राप्ति में सहयोग देते हैं। पैराग्राफ चेंज कर दो। संगठन के लक्ष्य के प्राप्ति में सहयोग देते हैं। लूथर गोलिक का मानना है जब कभी कार्य विभाजन होता है, समन्वय अनिवार्य हो जाता है। जब कभी कार्य विभाजन होता है, समन्वय अनिवार्य हो जाता है। समन्वय कोई ऐसा चीज नहीं है जो स्वतः प्राप्त होता है। समन्वय कोई ऐसा चीज नहीं है जो स्वतः प्राप्त होता है। समन्वय कोई ऐसा चीज नहीं है जो स्वतः प्राप्त होता है, बल्कि यह सघन व्यवस्थित प्रयास द्वारा प्राप्त किया जाता है। मैरी पार्कर फॉलेट समन्वय को प्रबंध का हृदय मानती है। मैरी पार्कर फॉलेट समन्वय को प्रबंध का हृदय मानती है। मैरी पार्कर फॉलेट समन्वय क्या मानती है? प्रबंध का हृदय मानती है।
यह समन्वय कई प्रकार का होता है। यह कई रूप का होता है, जिनमें मुख्य निम्नवत है। समन्वय के कई प्रकार होते हैं, जिनमें मुख्य निम्नवत है। समन्वय कई प्रकार का होता है, जिनमें मुख्य निम्नवत है। पहला लिखो, आंतरिक समन्वय और बाह्य समन्वय। आंतरिक समन्वय और बाह्य समन्वय। आंतरिक समन्वय और बाह्य समन्वय। संगठन के अंदर विभिन्न घटकों के बीच समन्वय को, संगठन के अंदर विभिन्न घटकों के बीच समन्वय को, संगठन के अंदर विभिन्न घटकों के बीच समन्वय को आंतरिक समन्वय कहते हैं। आंतरिक समन्वय कहते हैं। इसे कार्यात्मक समन्वय भी कहते हैं। इसे कार्यात्मक समन्वय भी कहते हैं। इसके विपरीत विभिन्न संगठनात्मक इकाई के बीच समन्वय को, इसके विपरीत विभिन्न संगठनात्मक इकाइयों के बीच समन्वय को, विभिन्न संगठनात्मक इकाइयों के बीच समन्वय को बाह्य समन्वय कहते हैं। विभिन्न संगठनात्मक इकाइयों के बीच समन्वय को बाह्य समन्वय कहते हैं। इसे संरचनात्मक समन्वय भी कहते हैं। इसे संरचनात्मक समन्वय भी कहते हैं। दूसरा लिख लो, समस्तरीय समन्वय और ऊर्ध्वाधर समन्वय। समस्तरीय समन्वय और ऊर्ध्वाधर समन्वय। समस्तरीय समन्वय और ऊर्ध्वाधर समन्वय। यदि समन्वय एक ही पद स्तर के दो पदों के बीच होता है तो, यदि समन्वय एक ही पद स्तर के दो पदों के बीच या दो संगठनात्मक इकाइयों के बीच होता है तो, या दो संगठनात्मक इकाइयों के बीच होता है तो इसे समस्तरीय समन्वय कहते हैं। तो इसे समस्तरीय समन्वय कहते हैं। तो इसे समस्तरीय समन्वय कहते हैं। इसके विपरीत यदि दो भिन्न पद स्तरों के बीच समन्वय होता है तो, दो भिन्न पद स्तरों के बीच समन्वय होता है तो, दो भिन्न पद स्तरों के बीच समन्वय होता है तो उसे ऊर्ध्वाधर समन्वय कहते हैं। तो उसे ऊर्ध्वाधर समन्वय कहते हैं। ऊर्ध्वाधर समन्वय कहते हैं। अब लिख लो, एक और लिख लो, परवेदिक समन्वय और विषयगत समन्वय। या पहले लिखो विषयगत समन्वय, फिर लिखो परवेदिक समन्वय। विषयगत समन्वय व परवेदिक समन्वय। यह लिखो, यह वर्गीकरण साइमन द्वारा दिया गया है। यह वर्गीकरण साइमन द्वारा दिया गया है। यह वर्गीकरण साइमन द्वारा दिया गया है। विषयगत और परवेदिक। देखिए, दो कार्यों के बीच समन्वय को या दो घटक के बीच, दो कार्यों के बीच समन्वय को विषयगत समन्वय कहते हैं। दो घटक या कार्यों के बीच समन्वय को विषयगत समन्वय कहते हैं। और दो कार्यविधियों के बीच समन्वय को, दो कार्यविधियों के बीच समन्वय को परवेदिक समन्वय कहते हैं। दो कार्यविधियों के बीच समन्वय को परवेदिक समन्वय कहते हैं।
जैसे श्वसन प्रक्रिया और पाचन प्रक्रिया, इन सब के बीच समन्वय क्या प्राविधिक कहलाएगा। हाथ और माइंड में जो समन्वय होगा ये क्या कहलाएगा, हाथ और पैर में समन्वय कहलाएगा, विषयगत कहलाएगा। अभी क्या और कर लो, नकारात्मक समन्वय और सकारात्मक समन्वय, नकारात्मक समन्वय और सकारात्मक समन्वय। यदि समन्वय का उद्देश्य अव्यवस्था, विवाद इत्यादि को दूर करना है, अव्यवस्था, विवाद इत्यादि को दूर करना है, तो यह नकारात्मक अर्थ में समन्वय होता है, तो यह नकारात्मक अर्थ में समन्वय होता है। और यदि इसके विपरीत, यदि समन्वय का अर्थ या समन्वय का उद्देश्य, यदि समन्वय का उद्देश्य दक्षता व निष्पादन बढ़ाना होता है, तो दक्षता व निष्पादन बढ़ाना होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सकारात्मक समन्वय कहते हैं। तो उसे सकारात्मक समन्वय कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज कर दो। ठीक है, समन्वय के संगठन में कई तकनीक है, समन्वय के कई तकनीक है, जिन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तकनीक और अनौपचारिक तकनीक। औपचारिक तकनीक और अनौपचारिक तकनीक। ठीक है, औपचारिक तकनीक में नियोजन या फिर लिख लो, औपचारिक तकनीक में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। औपचारिक तकनीक में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होते हैं। पहला लिख लो नियोजन मतलब योजना बनाना। दूसरा लिख लो संस्थागत माध्यम, जैसे बैठक, सम्मेलन इत्यादि, तीसरा देखो कार्य और कार्यविधि का मानकीकरण, चौथा लिख लो संचार, लिखित और मौखिक संचार। फिर लिखो आप पद सोपान आदेश की एकता, जैसे प्रशासनिक सिद्धांत, फिर आप लिखो परामर्श संदर्भ समाशोधन, जैसे मंत्रणा कार्य। फिर आप लिखो, ठीक है, ये सब किसका साधन हुआ, औपचारिक तकनीक हुआ। यानी नियोजन के माध्यम से हम समन्वय स्थापित कर सकते हैं, बैठक, सम्मेलन इत्यादि के माध्यम से कर सकते हैं, फिर मानकीकरण के द्वारा कर सकते हैं। एक पॉइंट और कर दो, केंद्रीकृत गृह पालन सेवा लिख लो, केंद्रीकृत गृह पालन सेवाएं, जैसे भंडारण, विपणन इत्यादि, केंद्रीकृत विपणन इत्यादि, विज्ञापन इत्यादि,
सब जगह एक जगह होगा ना, तो फिर उसमें कोऑर्डिनेशन बना रहता है। केंद्रीकृत गृह पालन कार्य जैसे भंडारण, विज्ञापन, विपणन इत्यादि। ठीक है, तो ये औपचारिक हो गए, पद सोपान हुआ, आदेश की एकता हुआ, फिर संदर्भ हुआ, फिर परामर्श हुआ, ये सब जो है तरीका है जिसके संचार हुआ। क्लियर है? ठीक है, इसके विपरीत अनौपचारिक संचार, मतलब समन्वय के अनौपचारिक, इसके विपरीत समन्वय के अनौपचारिक तकनीक निम्नवत है। समन्वय के अनौपचारिक तकनीक निम्नवत है। पहला लिखो, व्यक्तिगत संपर्क। पहला क्या हुआ? व्यक्तिगत संपर्क हुआ। दूसरा क्या हुआ? दबाव समूह हुआ, दबाव समूह। तीसरा हुआ दलीय भावना, दलीय भावना। चौथा हुआ भावनात्मक अपील, भावनात्मक अपील। फिर लिखो सार्वजनिक भोज और पार्टियां, सार्वजनिक भोज और पार्टियां। ये सब क्या होता है? अनौपचारिक तरीका है, और इसके माध्यम से भी तालमेल बैठाने में क्या होता है? मदद मिलता है। क्लियर है? नेतृत्व लिख लो। नेतृत्व बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लोगों को भावनात्मक रूप से सबको जोड़ देता है। भावनात्मक अपील, मेरे प्यारे देशवासी, जैसे बोलते हैं प्रधानमंत्री, पूरा भारत जो इधर उधर रहता सब एकजुट हो जाता, सुन क्या बोल रहे हैं, कहीं नोटबंदी फिर से तो लागू नहीं करें। होता है कि नहीं होता है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। ठीक है, समन्वय, समन्वय का संगठन में व्यापक महत्व है। समन्वय का संगठन में व्यापक महत्व है। यह निम्नलिखित उद्देश्यों के पूर्ति में, यह निम्नलिखित उद्देश्यों के पूर्ति में क्या करता है? मदद करता है। यह निम्नलिखित उद्देश्यों के पूर्ति में मदद करता है। पहला, तनाव, संघर्ष, विवाद इत्यादि को दूर करना। तनाव, संघर्ष, विवाद इत्यादि को दूर करना। दूसरा, मितव्ययता और दक्षता बढ़ाना, मितव्ययता और दक्षता बढ़ाना। तीसरा, साम्राज्य निर्माण की प्रवृत्ति दूर करना, साम्राज्य निर्माण की प्रवृत्ति दूर करना। नेक्स्ट, सभी प्रयासों में एकता और एक रूपता लाना, सभी प्रयासों में एकता और एक रूपता लाना। दलीय भावना बढ़ाना, संगठन के आकार और संगठन के बड़े आकार और जटिलताओं का निराकरण करना, संगठन के बड़े आकार और जटिलताओं का निराकरण करना। अंत में समन्वय मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से निष्पादन और लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग देता है। इनफैक्ट समन्वय जो है वह संगठन का साधन ही नहीं है, बल्कि एक मायने में साध्य जैसा ही सिद्ध होता है। जैसा कि आप जानते हो, मूने ने संगठन में समन्वय के सिद्धांत को पहला सिद्धांत कहा है, बाकी सभी सिद्धांतों को उसका अधीनस्थ कहा है। और व्यवहार में भी देखते हैं, अगर समन्वय है तो
श्रेष्ठ निष्पादन है। अगर समन्वय नहीं तो सब बेकार है। कोई भी क्षेत्र ले लो, चाहे युद्ध का मैदान ले लो, या संगीत का क्षेत्र ले लो, या प्रशासन का क्षेत्र ले लो, या आपदा प्रबंधन ले लो, अगर समन्वय नहीं होगा तो फिर आसान नहीं हो सकता व्यवस्था, सब बेकार चल जाएगा प्रयास। इसलिए समन्वय का होना, समन्वय का प्रभावी होना बहुत आवश्यक है। परंतु समन्वय आसान नहीं है। समन्वय के मार्ग में कई बाधा है, समन्वय के मार्ग में कई चुनौती है। जितना प्रशासन में समन्वय महत्वपूर्ण लगता है, व्यवहार में उसका उतना ही अभाव देखा जाता है। अगर अभाव नहीं होता तो अब व्यवस्था कैसे होता? अब देख रहे हो, कोरोना महामारी को लेकर ही देख लो, केंद्र और राज्य के बीच समन्वय का अभाव है, प्रशासन के विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय का अभाव है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इवन स्वास्थ्य कर्मी और सुरक्षा कर्मी के बीच समन्वय का अभाव हो सकता है। डॉक्टर और जो सुरक्षा स्वास्थ्य कर्मी और दूसरे हैं उनके बीच समन्वय हो सकता है। जनता और प्रशासन के बीच समन्वय का अभाव है। नतीजा क्या हो, जो वांछित परिणाम है वो नहीं आ पाते। इसलिए निष्पादन समन्वय बहुत आवश्यक है, और लेकिन मार्ग में इसके कई बाधा और चुनौती है। तो क्या क्या बाधा है जिसके कारण समन्वय दिक्कत होती है? तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बाधा होता है संगठन का आकार। समझ रहे? लूथर गोलिक कहता है कि समय और आकार इस समन्वय के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा है। आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, समन्वय बहुत कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले संगठन का आकार ले लो, संगठन का आकार ले लो, विस्तार ले लो, भौगोलिक विन्यास। नंबर 2, भविष्य संबंधी अनिश्चितता। भविष्य संबंधी अनिश्चितता का मतलब क्या हुआ? भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता है। इन लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। जैसे आप योजना 2 साल के लिए बना सकते हो, 10 साल के लिए बना सकते हो, 25 साल के लिए बना सकते हो। आजीवन योजना बनाना बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं? तो भविष्य संबंधी अनिश्चितता भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट, लोक प्रशासन में ज्यादातर आप देखोगे लकीर के फकीर लोग होते हैं। नेतृत्व में आमतौर पर देखोगे चरित्र का अभाव होगा, अनुभव होगा, दृष्टि का अभाव होगा, दूरदृष्टि का अभाव होगा। समझ रहे? तो ये भी एक बहुत बड़ा होता है। प्रशासन में एक चीज और भी देखने को मिलता है, नए तकनीकों को अपनाने और विकसित करने का उपयुक्त साधन नहीं होता, उपयुक्त वातावरण नहीं होता कि प्रशासन अपनाने के लिए, तौर तरीका अपनाने के लिए जो होना चाहिए वो नहीं होता। क्लियर है? ये भी एक दिक्कत देखने को मिलता है। तो फिर से जरा से सब पॉइंट आउट कर लो। सबसे पहला बाधा क्या लिखोगे? देखो इस तरह से लिखो समन्वय व्यवहार में जितना आवश्यक है, समन्वय व्यवहार में जितना आवश्यक है, व्यवहार में उसका उतना ही उपेक्षा देखी जाती। समन्वय व्यवहार में जितना आवश्यक है, व्यवहार में उसकी उतना ही अभाव देखा जाता है, उपेक्षा देखी जाती। समन्वय के मार्ग में कई चुनौती है, कई बाधाएं हैं। समन्वय के मार्ग में कई चुनौती और बाधाएं, जिनमें मुख्य निम्नवत है। पहला लिखो, संगठन का आकार और भौगोलिक अभिविन्यास। संगठन का आकार और भौगोलिक अभिविन्यास का मतलब समझ रहे? संगठन जितना बड़ा होगा, जितना विशाल भूभाग में फैला होगा, समन्वय के मार्ग में उतनी कठिनाई होगी। नंबर 1। नंबर 2 लिख लो, भविष्य संबंधी अनिश्चितता। भविष्य संबंधी अनिश्चितता का मतलब क्या होता है? भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, और उस कारण समन्वय बैठाने में क्या होती है? दिक्कत होती है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? भविष्य संबंधी अनिश्चितता। तीसरा आप कह लो, नेतृत्व में या संगठन में कह सकते हो, संगठन में अनुभवी, चरित्रवान, दूरदृष्टि वाले नेता का अभाव। समझ रहे? प्रशासन में क्या होता है? अनुभवी, चरित्रवान और दूरदृष्टि
नेतृत्व वाला अभाव देने को देखने को मिलता है। फिर लिख सकते हो संगठन में उपयुक्त नया नवाचार, संगठन में नवाचार विकसित करने और अपनाने के, संगठन में नवाचार विकसित करने और अपनाने के उपयुक्त वातावरण का अभाव, उपयुक्त विधि का अभाव, उपयुक्त माहौल का अभाव होता है। फिर लिखो संचार की अपर्याप्तता है, संचार संबंधी बाधा। संचार संबंधी बाधा समझ रहे हो? संचार बहुत बेहतर समन्वय बैठाने में काम करता है, तो संचार अगर गड़बड़ है तो समन्वय भी गड़बड़ हो सकता है। क्लियर? फिर लिखो लोक प्रशासन के समझ, लोक प्रशासन के समझ घटकों की अधिकता, मतलब लोक प्रशासन के समझ जो घटक होते हैं, उस वेरिएबल्स होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। इस कारण क्या होता है, तालमेल बैठाने में दिक्कत होती है। तो लोक प्रशासन के समझ घटकों की अधिकता, ये भी पॉइंट आउट कर सकते हो जितना ज्यादा। फिर लिखो सत्ता और उत्तरदायित्व संबंधी, सत्ता और उत्तरदायित्व संबंधी अस्पष्ट निर्धारण, सत्ता और उत्तरदायित्व संबंधी अस्पष्ट निर्धारण। क्या कहने का मतलब हुआ कि सत्ता और जो कह सकते हो उत्तरदायित्व है, अगर स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं होंगे, स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होंगे, तो समन्वय बैठाने में क्या होगी, दिक्कत होगी, समन्वय को हल करने में बाधा होगी। तो मैंने 5-6 कारण बतलाया ना आपको, इन सब कारणों से क्या होता है, समन्वय का संगठन में अभाव देखने को मिलता है। क्लियर है? तो मैंने समन्वय के तरीका बतलाया, समन्वय के साधन बतलाया, समन्वय के महत्व बतलाया, समन्वय के बाधा बतलाया। अब लास्ट में इसी में कंटिन्यू करो। देखिए ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण विचारक हार्लेन क्लीवलैंड, एक प्रबंध के महत्वपूर्ण विचारक है जिनका नाम है हार्लेन क्लीवलैंड। हार्लेन क्लीवलैंड, HARLAN, हार्लेन क्लीवलैंड, CLEVELAND, हार्ली क्लीवलैंड। संगठन में थोड़ा समन्वय का अभाव का समर्थन करते हैं, थोड़ा समन्वय के अभाव का समर्थन करते हैं, मतलब थोड़ा अभाव होना चाहिए समन्वय का। कौन समर्थन करते हैं? ये करते हैं आपके हार्लेन क्लीवलैंड। ठीक है, उनका मानना है कि इससे तनाव उत्पन्न होता है, और प्रतिस्पर्धा और विकास का अवसर विकसित होता है। इससे तनाव विकसित होता है और प्रतिस्पर्धा और विकास का अवसर मिलता है, प्रतिस्पर्धा और विकास का अवसर मिलता है। इन्होंने समन्वय के क्षेत्र में तनाव सिद्धांत विकसित किया। इन्होंने समन्वय के क्षेत्र में तनाव सिद्धांत विकसित किया। तनाव सिद्धांत का मतलब क्या होता है? टेंशन थ्योरी। तनाव सिद्धांत विकसित किया। ठीक है, अब आगे आ जाता है पर्यवेक्षण के बारे में वर्कआउट करेंगे, फिर दोनों को अंत में कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, लिखो पर्यवेक्षण परि और वीक्षण दो शब्दों के योग से बना। पर्यवेक्षण परि और वीक्षण दो शब्दों के योग से बना है। परि का अर्थ होता है दूसरों द्वारा। परि का अर्थ होता है दूसरों द्वारा। परि का अर्थ होता है दूसरों द्वारा, और वीक्षण का अर्थ होता है अधिदर्शन करना। और वीक्षण का अर्थ होता है अधिदर्शन करना। ठीक है, पर्यवेक्षण का अंग्रेजी सुपरविजन होता है। पर्यवेक्षण का अंग्रेजी सुपरविजन होता है।
जो सुपर और विजन दो शब्दों के योग से बना है। जो सुपर और विजन दो शब्दों के योग से बना है। सुपर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सुपर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सुपर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और विजन का अर्थ होता है अधिदर्शन करना, और विजन का अर्थ होता है अधिदर्शन करना। पर्यवेक्षण को ओवर सीइंग भी कहा जाता है। पर्यवेक्षण को ओवर सीइंग, इसलिए एक पद होता है ना ओवर सीयर, तो ओवर सीइंग भी कहा जाता है। जो ओवर और सीइंग दो शब्दों के योग से बना है। जो ओवर और सीइंग दो शब्दों के योग से बना है। ओवर का अर्थ होता है ऊपर से, ओवर का अर्थ होता है ऊपर से, और सीइंग का अर्थ होता है देखा जाना। ओवर का अर्थ होता है ऊपर से, और सीइंग का अर्थ होता है देखा जाना। इस प्रकार पर्यवेक्षण प्रबंध का वह प्रक्रिया है। पर्यवेक्षण प्रबंध का वह प्रक्रिया है जिसमें वरिष्ठ अधीनस्थ के कार्यों का श्रेष्ठ ढंग से अधिदर्शन करता है। श्रेष्ठ ढंग से अधिदर्शन करता है। पर्यवेक्षण को विभिन्न विचारकों ने अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया है। पर्यवेक्षण को अलग अलग विचारकों ने अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया है। हेनरी रेनिंग के शब्दों में पर्यवेक्षण सत्ता के आधार पर दूसरे के कार्यों का निर्देशन करना होता है। सत्ता के आधार पर दूसरे के कार्यों का निर्देशन करना होता है। सत्ता के आधार पर दूसरे के कार्यों का निर्देशन करना होता है। फिर देखो टेरी और फ्रैंकलिन के शब्दों में पर्यवेक्षण का अर्थ निर्दिष्ट कार्य निर्गत प्राप्त करने में कर्मचारी के प्रयास और दूसरे संसाधनों का कर्मचारी और दूसरे संसाधनों के प्रयासों का मार्गदर्शन और निर्देशन करना होता है। अगर आप चेंज करें लिखो, इस प्रकार पर्यवेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा
वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वरिष्ठ अपने अधीनस्थों के क्रियाकलापों का मार्गदर्शन व निर्देशन करता है ताकि निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। पर्यवेक्षण पद सोपान अवधारणा से संबद्ध है या पद सोपान अवधारणा में समाहित है। अर्थात यह संगठन में ऊपर से नीचे तक प्रत्येक स्तर पर होता है। यह एक व्यापक अवधारणा है और इसके अंतर्गत अधिक्षण, मार्गदर्शन, समन्वय, निर्देशन, निरीक्षण व नियंत्रण भी सम्मिलित होता है। पर्यवेक्षण के शिक्षात्मक और परामर्शी आयाम भी हैं। इस प्रकार पर्यवेक्षक का कार्य नेता के कार्य के समान संपूर्ण होता है। संपूर्ण भूमिका होता है। जैसे नेता संपूर्ण भूमिका निभाता है कि नहीं, मार्गदर्शन भी करता है, नियंत्रण भी करता है, निर्देशन भी करता है, उसी पर्यवेक्षक भी संपूर्ण क्रियाकलाप को संपन्न करता है कि नहीं, संपूर्ण क्रियाकलाप को संपन्न करता है। जैसे देखो, आप जनरली देखते हो चुनाव के समय बहुत सारे पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं। उनका काम क्या होता है? देखना कि चुनाव सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, कहीं कमी है तो उसको दुरुस्त करना, कहीं ज्यादा है तो उसको कम करना, वगैरह वगैरह। होता कि नहीं था? क्लियर? जैसे सपोज आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और मम्मी बाजार जा रही है, अब भतीजा लोग खेल रहा है, मम्मी बोल के गई बच्चों को देखते रहना। तो इसका क्या मतलब हुआ? केवल देखते रहना नहीं है, बल्कि बच्चे पर कोई कष्ट हो तो उसका निराकरण करना, बच्चे बदमाशी करे तो डांटना, बच्चे को बाहर जाने से रोकना, वगैरह वगैरह। होता है कि नहीं होता? तो पर्यवेक्षण। देखिए, पर्यवेक्षण के कई प्रकार होते हैं या पर्यवेक्षण के कई आयाम। देखो, पैराग्राफ चेंज करिए। पर्यवेक्षण के कई आयाम होते हैं। पर्यवेक्षण के कई आयाम है। आयाम मतलब डायमेंशन। FM मार्क्स ने पर्यवेक्षण के 3 आयाम बतलाए। FM मार्क्स ने पर्यवेक्षण के 3 आयाम बतलाए। पहला लिखो तकनीकी अथवा विषयगत आयाम। दूसरा लिखो संस्थागत अथवा उद्देश्यात्मक आयाम। और तीसरा लिखो मानवीय अथवा कार्मिक आयाम। सब अपने नाम से पता लग रहा है।
कैसे? तो पहला हुआ कौन? पहला हुआ तकनीकी अथवा विषयगत आयाम, वह संगठन के मुख्य कार्य से संबंधित होगा। संस्थागत आयाम जो होगा वह संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य, मतलब कैसे संगठन के नीति और क्रियाकलाप से संबंधित होगा, नीति और कार्यविधि से संबंधित। और जो कार्मिक वाला वो कर्मचारी पद से संबंधित हुआ। मतलब तीन प्रकार के, तीन पर्यवेक्षण के तीन पक्ष हो सकते हैं। कोई जैसे देखो चुनाव में दो तरह का सुपरवाइजर होता है, एक वित्तीय सुपरवाइजर होता है, एक प्रशासनिक सुपरवाइजर होता है। एक का काम केवल देखना है कि पैसा कौड़ी का किसी तरह मिसयूज तो नहीं हो रहा, और दूसरे का देखना होता है किसी तरह गबन, किसी तरह बूथ कैप्चरिंग वगैरह तो नहीं हो रहा। दोनों अलग अलग। एक वित्तीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी को जनरली देखोगे सबको वित्तीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। देखना कि चुनाव में ब्लैक मनी ज्यादा इस्तेमाल ना हो रहा। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो तीन आयाम समझ में आ गया आपको। देखिए पर्यवेक्षण कई प्रकार का होता है। देखो पर्यवेक्षण कई प्रकार का होता है, जिनमें मुख्य निम्नवत है। पर्यवेक्षण कई प्रकार का होता है, जिनमें मुख्य निम्नवत है। पहला लिखो, एकल पर्यवेक्षण और बहुल पर्यवेक्षण। एकल पर्यवेक्षण और बहुल पर्यवेक्षण। एकल पर्यवेक्षण और बहुल पर्यवेक्षण। देखिए एकल पर्यवेक्षण वह है, एकल पर्यवेक्षण वह है जिसमें एक ही वरिष्ठ अधीनस्थ के सभी कार्यों का पर्यवेक्षण करता हो। एक ही वरिष्ठ अधीनस्थ के सभी कार्यों का पर्यवेक्षण करता, एक ही वरिष्ठ अधीनस्थ के सभी कार्यों का पर्यवेक्षण करता, या आदेश की एकता से संबद्ध, या आदेश की एकता से संबद्ध, या आदेश की एकता से संबंधित है, जिसका समर्थन हेनरी फ्यूएल करते हैं, जिसका समर्थन हेनरी फ्यूएल करते हैं। इसके विपरीत बहुल पर्यवेक्षण में अलग अलग विषयों पर अधीनस्थों को अलग अलग पर्यवेक्षक से पर्यवेक्षण प्राप्त होता है, अलग अलग पर्यवेक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त होता है, अलग अलग पर्यवेक्षक से मार्गदर्शन, अलग अलग विषय पर अलग अलग पर्यवेक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह फंक्शनल फॉर्मेट से संबंधित है, प्रक्रियात्मक पर्यवेक्षण कर सकते हो। यह फंक्शनल फॉर्मेट से संबंधित है, जिसका समर्थन कौन करता है? F.W. टेलर करते हैं, जिसका समर्थन F.W. टेलर करते हैं। दूसरा लिखो, सूत्र पर्यवेक्षण और कार्यात्मक पर्यवेक्षण। सूत्र पर्यवेक्षण और कार्यात्मक पर्यवेक्षण। देखिए पदक्रम के अनुसार पर्यवेक्षण सूत्र पर्यवेक्षण कहलाता है। पदक्रम के अनुसार पर्यवेक्षण सूत्र पर्यवेक्षण कहलाता है, जबकि कार्य विशेष आधारित पर्यवेक्षण कार्यात्मक पर्यवेक्षण कहलाता है। कार्य विशेष आधारित पर्यवेक्षण कार्यात्मक पर्यवेक्षण कहलाता है। कार्य विशेष आधारित पर्यवेक्षण कार्यात्मक पर्यवेक्षण कहलाता है।
उदाहरण चाहो तो मैं बता सकता हूँ, जैसे लिख लो डीएम पर कमिश्नर का पर्यवेक्षण। डीएम डीएम हेड कलेक्टर जो है उस पर जो डिप्टी कमिश्नर का पर्यवेक्षण होता है वो क्या होता है, सूत्र पर्यवेक्षण हुआ। डीएम पर कमिश्नर का पर्यवेक्षण सूत्र पर्यवेक्षण हुआ। और डीएम पर चुनाव आयोग का पर्यवेक्षण, डीएम पर चुनाव आयोग का पर्यवेक्षण कार्यात्मक पर्यवेक्षण है। कार्यात्मक पर्यवेक्षण। नेक्स्ट लिखो विषयगत पर्यवेक्षण और तकनीकी पर्यवेक्षण। विषयगत पर्यवेक्षण और तकनीकी पर्यवेक्षण। देखो यह वर्गीकरण मिलेट द्वारा दिया गया है। यह वर्गीकरण मिलेट द्वारा दिया गया। यह वर्गीकरण मिलेट द्वारा दिया गया है। ठीक है, कार्य से संबंधित पर्यवेक्षण, कार्यों से संबंधित पर्यवेक्षण, विषयगत पर्यवेक्षण, विषयगत पर्यवेक्षण है। और कार्यविधि से संबंधित पर्यवेक्षण, कार्यविधि से संबंधित पर्यवेक्षण कार्यात्मक पर्यवेक्षण। यह तकनीकी पर्यवेक्षण है। कार्यविधि से संबंधित पर्यवेक्षण तकनीकी पर्यवेक्षण। यह पर्यवेक्षण पैराग्राफ चेंज कर देखो। पर्यवेक्षण के तहत यह पर्यवेक्षण के मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं। मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं। पहला समन्वय स्थापित करना, पहला समन्वय स्थापित करना और दूसरा यह सुनिश्चित करना, दूसरा यह सुनिश्चित करना कि संगठन का प्रत्येक इकाई अपने हिस्से का काम सही तौर पर करे। संगठन का प्रत्येक इकाई अपने हिस्से का काम सही तौर पर करे। पर्यवेक्षण के तहत विभिन्न तरह के कार्य संपन्न होते हैं। पर्यवेक्षण के तहत विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। जैसे देखो, प्रत्येक कार्य के लिए सही व्यक्ति का चयन करना, प्रत्येक कार्य के लिए सही व्यक्ति का चयन करना। नंबर 2, व्यक्ति में कार्य के अभिरुचि विकसित करना। व्यक्ति में कार्य की अभिरुचि विकसित करना और उसे ज्ञान देना, नंबर 3, निष्पादन का मापन और मूल्यांकन करना। कर्मचारी के निष्पादन का मापन और मूल्यांकन करना। नंबर 4, जहां कहीं आवश्यक हो सुधार करना। जहां कहीं आवश्यक हो सुधार करना। नेक्स्ट, श्रेष्ठ निष्पादन के लिए प्रशंसा और पुरस्कार देना। श्रेष्ठ निष्पादन के लिए प्रशंसा और पुरस्कार देना। और लास्ट लिख लो, प्रत्येक व्यक्ति का संगठन में या प्रत्येक व्यक्ति का कार्यात्मक इकाई में उपयुक्त ढंग से पदस्थापित करना।
मतलब हर आदमी ठीक से बैठा हो और अपना काम कर रहा हो। ठीक है, देखिए पर्यवेक्षण के तहत निम्नलिखित तकनीक या विभिन्न तकनीक प्रयुक्त होते हैं। पर्यवेक्षण के तहत विभिन्न तकनीक प्रयुक्त होते हैं, जिनमें मुख्य निम्नवत है। पहला, परियोजना का पूर्वानुमोदन। परियोजना का पूर्वानुमोदन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अधीनस्थ किसी भी परियोजना को आरंभ करने के पहले वरिष्ठों से अनुमोदन ले ले। तो परियोजना का पूर्व अनुमोदन मतलब ट्रायल अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट्स बाय सबऑर्डिनेट ऑफिशियल फ्रॉम हायर ऑफिशियल। तो परियोजना का पूर्व अनुमोदन समझ में आ गया। दूसरा लिखो मानकीकरण। मानकीकरण अर्थात कार्य और कार्यविधि का मानकीकरण। नंबर 3, बजटीय सीमा का निर्धारण। बजटीय सीमा का निर्धारण अर्थात संगठन के प्रत्येक स्तर पर समझ व्यय की सीमा निर्धारित करना। व्यय की सीमा ने आप इतना खर्च कर सकते हो, आप इतना खर्च कर सकते हो, आप इसे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। चौथा, मुख्य अधीनस्थों का अनुमोदन प्राप्त करना। मुख्य अधीनस्थों का अनुमोदन प्राप्त करना अर्थात किसी परियोजना को शुरू करने के पहले जो प्रमुख अधीनस्थ है उनका अनुमोदन लेना। जैसे आप देखते हो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कोई भी नया काम होता है तो सबसे पहले जो मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी है उनसे परामर्श लिया जाता है, कलेक्टर से परामर्श लिया जाता है, क्योंकि कलेक्टर ने कह दिया जिला में कि वह उसे लागू करवा देगा, मीन्स वो लागू करवा देगा। तो कलेक्टर हुआ मुख्य अधीनस्थ हुआ जिसका अनुमोदन लेना आवश्यक हो जाता है पर्यवेक्षण करने के लिए। ठीक है, अब लिखो प्रतिवेदन प्रणाली। प्रतिवेदन प्रणाली वाला रिपोर्टिंग होता है। देखिए इसमें अधीनस्थ कार्य प्रगति संबंधी रिपोर्ट देता है। इसमें अधीनस्थ क्या होता है? कार्य प्रगति संबंधी रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट लिखो निरीक्षण। निरीक्षण इसमें मुख्यालय अथवा वरिष्ठ क्षेत्रीय कार्यालय अथवा अधीनस्थ के पास जाते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय अथवा अधीनस्थ के पास जाते हैं और प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या मतलब हुआ कि जो रिपोर्ट आपने भेजा है ये रिपोर्ट सही है या नहीं है, रिपोर्ट में सब चीज दिया है या नहीं दिया है, कुछ झूठ सच तो नहीं लिख लिया। तो रिपोर्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें देखते हो कि क्षेत्रीय कार्यालय दिल भर का क्या क्रियाकलाप हो उसका ऑर्गेनाइजेशन को भेजते हैं। आज जब लगता है ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं इसने क्या गलफड़ा कर रहा है तो आके निरीक्षण करता है, साइट इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, तो तकनीक समझ में आया आपको? तो पहला तकनीक कौन था? परियोजना का पूर्वानुमोदन। दूसरा तकनीक क्या था? मानकीकरण। तीसरा तकनीक क्या था? बजटीय सीमा। चौथा तकनीक क्या था? मुख्य अधीनस्थों का पूर्वानुमोदन। फिर नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट हो गया आपका मुख्य प्रतिवेदन प्रणाली। अंत में हो गया निरीक्षण प्रणाली। क्लियर है? देखिए पर्यवेक्षण, पैराग्राफ चेंज करेगा। पर्यवेक्षण का सीधा संबंध निष्पादन से होता है। पर्यवेक्षण का सीधा संबंध किससे होता है? निष्पादन से होता है। अर्थात कर्मचारी को जैसा पर्यवेक्षण मिलता है, कर्मचारी को जैसा पर्यवेक्षण मिलता है,
कर्मचारी को जैसा प्रशिक्षण मिलता है, प्रवचन मिलता है, उसका निष्पादन वैसा ही होता है। उसका निष्पादन वैसा ही होता है। देखिए, वर्तमान में समन्वय और पर्यवेक्षण दोनों का महत्व, समन्वय और पर्यवेक्षण दोनों का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। समन्वय और पर्यवेक्षण दोनों का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्रशासन का आकार और भौगोलिक विन्यास बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रशासन का आकार और भौगोलिक विन्यास बढ़ रहा है, ठीक है, प्रशासन में विशेषज्ञता और व्यावसायिकता का वृद्धि हो रहा है। प्रशासन में विशेषज्ञता और व्यावसायिकता का वृद्धि हो रहा है। व्यावसायिकता और विशेषज्ञता का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। प्रशासन के समझ घटकों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन के समझ घटकों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन की जटिलता और प्रशासन के समझ जटिलता और चुनौतियां बढ़ती जा रही है। प्रशासन के समझ जटिलता और चुनौतियां बढ़ रही है। वैसे पर्यवेक्षण और समन्वय दोनों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। और भविष्य में भी इनके महत्व में, इनके आवश्यकता और महत्व में भविष्य में इनके आवश्यकता और महत्व में वृद्धि की अपार संभावना, आवश्यकता और महत्व में वृद्धि की अपार संभावना। यानी समन्वय और पर्यवेक्षण धीरे धीरे क्या होगा, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। प्रशासन तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आज देख रहे हो कितना स्टीयरिंग कमेटी बनाया जाता है, कितना कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बनाया जाता है ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके। और आज हर काम में पर्यवेक्षक लगाया जा रहा है ताकि काम गुणवत्तापूर्ण हो। तो आज देख रहे हो कि पर्यवेक्षण का महत्व भी बोल रहा है और फिर समन्वय का महत्व भी बोल रहा है। इसलिए आने वाले समय में समन्वय और पर्यवेक्षण दोनों का महत्व बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। ओके देन, तो मैंने आपको एक राइटिंग दिया, इस पर अपने से जोड़ घटाव करना। इसको मानक उत्तर मत मानना, इसको बस एक मेरा प्रयास मानना। इसमें वैल्यू एडिशन आपको करना है। कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट। रिलैक्स मत करो, तैयारी करो और बेहतर करो, ठीक है। आलस्य का परित्याग और श्रेष्ठ प्रदर्शन अभी वक्त की ही तकाजा। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।